हम एग्जाम्पल 3.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3.2 में है टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 are resting on frictionless horizontal surface and are in good contact with each other। यानी कि दो मासेस m1 और m2 हॉरिजेंटल सरफेस जो कि फ्रिक्शनलेस है उस पर रेस्ट की हालत में मौजूद है और दोनों मासेस एक दूसरे के साथ गुड कांटेक्ट में है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अ फोर्स F एक्ट्स ऑन m1 एज शोन इन फिगर 3.17। मास m1 पर फोर्स F एक्ट कर रहा है। Derive equation to find the magnitudes of effective forces acting on m1 and m2 respectively। So students, हमने ऐसे इक्वेशन डिराइव करने हैं जिसके जरिए हम मास m1 और मास m2 पर लगने वाली इफेक्टिव फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकें। So students, एग्जाम्पल 3.2 को मजीद समझने की कोशिश भी करते हैं और इनको सॉल्व भी करते हैं। एग्जाम्पल 3.2। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में दो मासेस को फिगर में बताया गया है। एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों मासेस पर फोर्स F एक्ट कर रहा है और हमने इस फोर्स की वजह से मास m1 और मास m2 पर जो इफेक्टिव फोर्सेस लगती हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनके लिए इक्वेशन को डिराइव करना है, जिस इक्वेशन के जरिए हम इफेक्टिव फोर्स F1 और इफेक्टिव फोर्स F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस किस्म के इक्वेशन हमने फाइंड आउट करने हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि ये दोनों मासेस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, यानी कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इजाफी फोर्स इन मासेस पर एक्ट करे और जिसकी वजह से इन इक्वेशन को डिराइव करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों को डिग्री लेवल पर फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला तो आप लोग इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पर सिंपल बताया गया है, यानी कि सिंपल इक्वेशन हमने डिराइव करने हैं जिनमें फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा, फ्रिक्शन उनमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को मजीद सिंप्लिसिटी के लिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, मास m1 वो है 1 kg और मास m2 वो भी है 1 kg। अब स्टूडेंट्स, ये भी हम कंसीडर कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि इन दोनों मासेस पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है 10 न्यूटन। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि इफेक्टिव फोर्स F1 कितना होगा और इफेक्टिव फोर्स F2 कितना होगा। जाहिर है कि अगर इस टोटल सिस्टम पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है और ये दोनों मासेस एक जितने हैं, यानी कि 1 kg ये है और 1 kg m2 भी 1 kg है, सो इसका मतलब है कि 10 न्यूटन का फोर्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स इफेक्टिव फोर्स F1 होगा और 5 न्यूटन इफेक्टिव फोर्स F2 होगा। F2 m1 की वजह से m2 पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स होगा।
सो स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर सिंपल मैंने मासेस लिए हैं M1 और M2 को, लिहाजा कॉमन सेंस के जरिए हम फौरन ही इफेक्टिव फोर्स को बता सकते हैं कि इफेक्टिव फोर्स F1 वो भी 5 न्यूटन होगा और इफेक्टिव फोर्स F2 भी 5 न्यूटन होगा। स्टूडेंट्स, ये जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी है, और सिंप्लिसिटी। और स्टूडेंट्स, इसका हमारे एग्जाम्पल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए ये पोर्शन है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। अब स्टूडेंट्स, अगर ये मासेस M1 और M2 डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो फिर हम फौरन मालूम नहीं कर सकते कि इफेक्टिव फोर्स F1 कितना होगा और इफेक्टिव फोर्स F2 कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, और उसके लिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन फॉर मोशन, उसके मुताबिक F इज इक्वल टू ma। सो स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं कि ये दोनों मासेस M1 और M2, ये एज अ होल हम इस सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि ये एक ही मास है, और इसको हम नाम दे देते हैं M। कंसीडरिंग whole system is of mass M. Now, according to second law of motion, Newton's second law of motion, now by second law of motion, F is equal to mass into acceleration। यानी कि जो फोर्स इस होल सिस्टम पर एक्ट करेगी वो इस होल मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, और ये हमें मालूम है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए। अब स्टूडेंट्स, हम इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए जो इक्वेशन हमें मालूम है, इसके जरिए हम इस होल सिस्टम पर लगने वाले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इम्प्लाइज दैट F डिवाइडेड बाय M is equal to acceleration। अब स्टूडेंट्स, चूंकि ये कैपिटल M होल सिस्टम ये कंपोज है दो मासेस का, M1 और M2 का, लिहाजा therefore F is equal to M1 plus M2 is equal to acceleration। यानी कि फोर्स की वजह से इस होल सिस्टम पर या इन दोनों मासेस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो एक्सेलरेशन इक्वल है F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इफेक्टिव फोर्स F2 को फाइंड आउट करते हैं, जो कि मास M1 की वजह से मास M2 पर लगेगा। यानी कि ये मास M1 जब मास M2 को धकेलेगा तो इस पर फोर्स लगाएगा, जिसको हमने इफेक्टिव फोर्स F2 का नाम दिया है।
नाउ फाइंडिंग इफेक्टिव फोर्स M2. नाउ फाइंडिंग इफेक्टिव फोर्स F2. So students, F2 according to Newton's second law, F2 is equal to M2 into acceleration. जाहिर है कि F2 M1 की वजह से M2 पर लगने वाला फोर्स है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F2 होगा M2 इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने एक्सेलरेशन को पहले से फाइंड किया हुआ है कि होल सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। लिहाजा अगर इस इक्वेशन में हम ये एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हम F2 के लिए इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। देयरफॉर F2 is equal to M2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है F M1 प्लस M2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम F को कॉमन ले लेते हैं या F को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, और M2 चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये इसकी इक्वेशन की फॉर्म इस तरह बन जाएगी कि M2 डिवाइडेड बाय M1 M2 इंटू F। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के जरिए इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के जरिए हम इफेक्टिव फोर्स F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पर जो हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये सपोजिशन की है, इसी को ही अगर हम कंसीडर करें तो फर्स्ट करें M2 1 kg है, M1 भी 1 kg है और M2 1 kg है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हाफ। और F फर्स्ट करें 10 न्यूटन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई हाफ, सो ये हमारे पास 5 न्यूटन यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 5 न्यूटन F2 इफेक्टिव फोर्स आ जाएगी, जो कि यहाँ पर हमें सिंपली पता है, कॉमन सेंस है कि F2 5 न्यूटन होगी। लेकिन अगर M1 3 kg है, M2 5 kg है या 8 kg है, तो इसके लिए भी अगर वेरिएबल मासेस है तो इसके लिए भी आप इक्वेशन 1 से जो अभी अभी हमने डिराइव किया है, इससे आसानी से आप लोग इफेक्टिव फोर्स F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इफेक्टिव फोर्स F1 को फाइंड आउट करते हैं। नाउ फाइंडिंग इफेक्टिव फोर्स F1। सो स्टूडेंट्स, अगर फोर्स जो टोटल फोर्स इस इन दोनों मासेस पर या होल सिस्टम पर लग रही है वो फर्स्ट करें 10 न्यूटन है और इफेक्टिव फोर्स F2 वो 5 न्यूटन है, तो 10 माइनस 5, इससे हमारे पास 5 न्यूटन रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, और वो 5 न्यूटन इफेक्टिव फोर्स F1 कहलाएगा। यानी कि टोटल सिस्टम में से लगने वाला टोटल फोर्स, उसमें से जो इफेक्टिव फोर्स F2 पर लग रहा है उससे अगर टोटल से हम F2 को माइनस कर ले तो जाहिर है कि हमारे पास इफेक्टिव फोर्स F1 बच जाता है। सो इफेक्टिव फोर्स F1 जो होगा वो इक्वल होगा F1 इज इक्वल टू टोटल फोर्स F माइनस F2। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 से हम इफेक्टिव फोर्स F1 फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 से हम इफेक्टिव फोर्स
इफेक्टिव फोर्स F1 फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 के लिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और F1 को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2 है। यानी कि सिंपली F2 से हम F को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव फोर्स F1 बाकी रह जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के जरिए हम F1 को तभी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास F2 पहले से मालूम हो। अगर F2 पहले से मालूम ना हो तो फिर हम F1 को भी मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा इस इक्वेशन 2 को हम मजीद डिराइव करते हैं और इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम F1 को तब भी मालूम कर सके अगर हमारे पास F2 की वैल्यू मौजूद ना हो। यानी कि F1 को डायरेक्टली हम मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को मजीद डिराइव करते हैं। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सिंस या दैट इम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू F माइनस और F2 अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो है M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू F। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने F2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो F को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस M2 M1 प्लस M2। F को हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद डिराइव करते हैं। F1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू M1 प्लस M2 माइनस M2 और F कॉमन रह जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से M2 और M2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू F। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 3 के जरिए हम इफेक्टिव फोर्स F1 को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके लिए हमें F2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पर हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते थे सब्ट्रैक्शन के जरिए, लेकिन इसके लिए लाजमी था कि हमें F2 की वैल्यू पहले से मालूम हो। लेकिन यहाँ पर हम मासिस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, चाहे जो भी मासिस की वैल्यू हो, 5 kg इंटू 3 kg हो, 8 kg 9 kg हो, जो भी वैल्यू हो, और साथ में जो लगने वाली फोर्स है दोनों होल सिस्टम पर, दोनों मासिस पर, वो यहाँ पर पुट कर ले तो हम इफेक्टिव फोर्स F1 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 आ गई, जिसके जरिए हम इफेक्टिव फोर्सेस F1 और F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 3 we can find the values of effective forces F1 and F2 acting on masses M1 and M2।
F2 respectively. So students, इस एग्जाम्पल में हमने जनरल इक्वेशन डिराइव की 1, 2 और 3 या 1 और 3, और इन जनरल इक्वेशन के जरिए हम आसानी से इफेक्टिव फोर्सेस F1 और F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे ये मासेस, वेरिएबल मासेस की कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे ये M1 3 kg हो, M2 9 kg हो, 15 kg हो। जस्ट हमने मासेस की वैल्यू इनमें पुट कर लेनी है और इस तरह हम इफेक्टिव फोर्सेस F1 और F2 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें, इन सारी डिराइवेशन के लिए हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मदद लेना पड़ेगी, यानी कि बुनियादी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो F = ma थी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आर्टिकल होगा 3.7 लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग एग्जाम्पल 3.2 को बुक में स्टडी कर लें। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही।